अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क में जारी, अहम तकारीर और मुलाकातों का जायजा लेंगे आज के शो में। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, पाकिस्तान को क्या पैगाम मिल रहा है? We look forward to exploring ways that we can work even more closely. टेक्नोलॉजी खुराक के ज़िया को कम करने में कैसे मदद दे रही है? It's so difficult for me to get food to feed my family. और मुलाकात लाहौर के उन ख्वाजा सराओं से जो दूसरों का सहारा बन रहे हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है, जिससे कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी नायब सदर माइक पेंस और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात पर हम अपने आज के मेहमान तज्ज़ियाकार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारी साथी नीलोफर मुग़ल के पास। नीलोफर, कल अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा से पहली मरतबा खिताब किया, क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी साकिब, उनका पहला खिताब था और जिसे सारी दुनिया में बगौर देखा गया और इसका बहुत बेचैनी से इंतज़ार भी किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने अपने पहले ही खिताब में कुछ ममालिक जैसे शुमाली कोरिया, ईरान और वेनेजुएला को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस पर कुछ ममालिक तो मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं, जैसे जापान और जनूबी कोरिया ने और चीन ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लेकिन चीन का कहना है कि वो सदर ट्रंप के इस बयान से इत्तफाक नहीं करते कि वो शुमाली कोरिया के मामले पर कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा। लेकिन कुछ ममालिक जिन पर तनकीद की गई, जैसे कि शुमाली कोरिया और वेनेजुएला, उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल देखने में आया। जैसे कल जब सदर ट्रंप की तकरीर शुरू होने वाली थी तो उससे पहले ही शुमाली कोरिया के सफ़ीर जो हैं वो उठ कर चले गए और वेनेजुएला ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप जब खिताब के लिए पहुंचे तो असम्बली हॉल भरा हुआ था, सिवाय सबसे आगे वाली नशिस्त के जो शुमाली कोरिया के सफ़ीर के लिए थी। सदर ट्रंप ने लगी लिपटी रखे बगैर शुमाली कोरिया की लीडर को रॉकेट पेन पुकार कर उनकी हंसी उड़ाई। We will have no choice but to totally destroy North Korea. ईरान की हुकूमत भी सख्त तनकीद की जद में आई, क्योंकि अमरीकी सदर के मुताबिक वो दहशतगर्द ग्रुप्स को फंड करता है। The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise of a democracy. सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की मुआशी बदहाली के लिए सदर निकोलस मादुरो की तबाहकुन पॉलिसियों को मुरद इल्जाम ठहराया। इसके बाद वेनेजुएला के वजीर खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। ये एक ऐसा सदर है जो अपने पहले ही खिताब में जंग और मुल्कों को तबाह करने और उनके ब्लॉकेड की बात करता है। लगता है कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक की पामाली करने वाला मुल्क इखलाकी तौर पर इख्तियार रखता है कि वो बाकी मुल्कों से ऐसे बात करे जैसे कि वो उसके मुलाजिम हों। खिताब में सदर ट्रंप के दो टोक अल्फाज के इस्तेमाल के बावजूद उनकी तकरीर में इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ ना था, जो उनकी इंतजामिया कई माह से कहती आ रही है। चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन सदर, एक तसलसल चला रहा है, अगरचे वो कभी कभार कुछ उमूर में तब्दीली पर भी जोर देते हैं। सदर ट्रंप बुध और जुमेरात के रोज न्यूयॉर्क में कई आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे। और सदर ट्रंप ने अपने पहले खिताब में रोहिंग्या की सूरत हाल पर कोई बात नहीं की, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में मौजू बहस बना हुआ है। और अगर आज के एजेंडे की बात करें और स्केड्यूल की बात करें जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली है, तो सबसे अहम खिताब होने जा रहा है ईरान के सदर हसन रूहानी की जानिब से। कल जब सदर ट्रंप अपना खिताब कर रहे थे तो इन्होंने ईरान के न्यूक्लियर डील को तनकीद का निशाना बनाया था। तो आज देखना ये है कि ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल देखने में आता है। जी साकिब। बिल्कुल नीलोफर, अमरीकी सदर ने अपनी तकरीर में खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक अपना नज़रिया वाज़े किया है और इसे उनकी अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी का बयान कहा जा रहा है। थैंक यू नीलोफर। और अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करते हुए कल अफ़गान सदर अशरफ गनी ने एक मरतबा फिर अमरीका की नई अफ़गान पॉलिसी को सराहा है। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत देने के अलावा उन्होंने पाकिस्तान के साथ डायलॉग को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। The strategy consolidate all instruments of American power. इस हिकमत अमली के जरिए अमरीकी ताकत के तमाम अनासर यकजा कर दिए गए हैं। इससे ये पैगाम मिलता है कि तालिबान और उनके सहूलतकार अस्करी महाज पर नहीं जीत सकते और सिर्फ सियासी समझौते के जरिए देर पा अमन मुमकिन है। इस वक्त हमारे लिए भी ये मौका है कि दहशत गर्दी के खात्मे और इंतहा पसंदी पर काबू रखने के गर्ज से ताउन को मुमकिन बनाने के लिए पड़ोसी ममालिक मिलकर मुज़ाकरात करें। मैं पाकिस्तान से कहता हूं कि वो हमारे साथ अमन, सलामती और इलाकाई सलामती के हुसूल के लिए जामा मुज़ाकरात करें ताकि खुशहाली का हुसूल मुमकिन हो।
افغان صدر کا مزید کہنا تھا کہ جنگ افغان سرزمین پر نہیں بلکہ اس پر قبضے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم امریکی صدر اور افغان صدر کی تقاریر کے بارے میں واشنگٹن میں اپنے تجزیہ کار سے جائزہ لیں، ایک نظر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی حلقے اور مبصرین اس بار ان تقاریر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ We should learn to coexist. ہم نے دونوں نے رہنا ہے، تو اس میں یہ بہت خوش آئندہ ہے کہ انہوں نے ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ مسائل کا حل صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنا بھی ہے اور کوآپریٹ کرنا ہے۔ پاکستان کا ذکر اگر کرتے تو غلط ہوتا، اور نہیں کیا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کو بھی اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں ہے یا صرف اس خطے میں نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں ہے۔ بڑی خوشائن بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اشرف غنی صاحب کا ذاتی طور پہ بھی میں انہیں جانتا ہوں، میرے محترم ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا بیان دیا ہے، اور اس پہ بہت سے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ناراضگی بھی ہوئی ہوگی، تو یہ بڑی بات ہے۔ اب اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اب اس کو فوری طور پہ آگے بڑھایا جائے، اور جو چپکلش ہے جہاں پر پیچیدگیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہو، افغانستان بھی یہ چاہتا ہے کہ افغانستان ایک پرامن ملک۔ یہ نہیں ہے کہ جی بس ایک بیان ہو گیا، یہ آپ فوکس ڈے، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال یہ ایک ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر دیں۔ اس سے پہلے افغانستان میں بھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان سے کمپریہنسو ڈائلاگ چاہتے ہیں، تو یہ اس کا ایک تسلسل ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان سے رد عمل آپ نے دیکھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن کے تحقیقی ادارے ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمن۔ مائیکل، welcome to View 360. Let's start with President Trump's speech. He repeated his America First approach. Your thoughts on his speech? Well, it was what we would expect from President Trump. It was feisty, it was bellicose, it was unconventional. And I think he highlighted the issues that one would have expected him to highlight, those that are most important to him and his administration. And that's essentially North Korea and Iran. And I think that the tone of the speech was quite extraordinary, very unlikely for a UN speech, where, you know, it's unusual to hear someone even use the word war. And here he is talking about the possibility of destroying North Korea. And I think that by bringing out language like that, making threats like that, you really undercut credibility. And this is unfortunately something that the administration seems to do quite often, and I think it could have implications down the road. تو مائیکل کوگلمن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی کل کی تقریر جو تھی وہ بہت ہی زوردار تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ جنگ کا لفظ استعمال کیا، خاص طور پہ شمالی کوریا کے ساتھ جنگ کی جو بات کی۔ تو ایسے الفاظ اور ان کے مائیکل کوگلمن کی نظر میں ایسی دھمکیاں جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کی، ٹرمپ انتظامیہ کی کریڈیبلٹی کو، اس کی جو بلیویبلٹی ہے یہاں پہ اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ ایک ان کی نظر میں، کوگلمن کی نظر میں ایک حیران کن بات تھی کہ صدر نے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ بہرحال زوردار تقریر ضرور تھی۔ Pakistani Prime Minister met with Vice President Mike Pence yesterday. Let's take a look at some of that exchange that they had, and then Michael, I'm going to get your take on the US and Afghan president's speeches and how they addressed Pakistan. We value our relationship with Pakistan, a long-term partnership towards security in the region, and we look forward to exploring ways that we can work even more closely. We intend to continue with our efforts to eliminate terrorism in the area. We've made our contributions. We fought a very difficult war. Pakistan has suffered casualties. We've suffered economic losses, and that's the message that we bring to the world, that we are a partner in the war against terrorism. So the two leaders had a pleasant exchange, but as we saw, they both kind of also stayed on their positions. Pakistan reminded the US of its sacrifices in the war on terror. But this was their first meeting since President Trump made his policy speech. Did this show any kind of significant warmth to you, or do you think it was just business as usual? Well, I think symbolically it's important that you have the Vice President of the United States meeting the Pakistani Prime Minister at a time when relations are in a bit of trouble right now after Trump announced his speech, his Afghanistan strategy. So certainly it was symbolic more than substantive. I don't really think anything is going to change in terms of the relationship. The mood here in Washington, quite frankly, is very hostile toward Pakistan. I think we're in a new era where the U.S. administration has decided that unless Pakistan really shows that it's changing the way that it deals with terrorism and sanctuaries on its soil,
the United States is not really going to want to deepen the relationship and the partnership in a big way. So yes, it's important that this meeting took place, but at the end of the day, I think it was really quite symbolic. तो कुगलमैन कहते हैं कि ये मुलाकात अहम तो बहुत थी, लेकिन ये अलामती एतबार से अच्छी थी, लेकिन जो हालात हैं उनके तनाजुर में बहरहाल ये एक्सपेक्ट करना कि इससे हालात कुछ बदलेंगे वो तो तवक्को अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि वाशिंगटन DC में इस वक्त पाकिस्तान को लेके एक मनफी तासुर ही पाया जाता है, और यही इसी बात का इंतज़ार है कि जब तक पाकिस्तान अपनी टेररिज्म के ख़िलाफ़ पॉलिसी में ख़ास तौर पर जो उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है, उस हवाले से अपनी पॉलिसी जब तक नहीं बदलेगा तब तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में गहराई और बेहतरी आने का जो इम्कान है वो कम ही होगा. Michael, you tweeted yesterday that President Trump did not name Pakistan but still criticized it. And then we also saw that the Afghan president addressed Pakistan openly, but he also used the words supporters of Taliban. Was the Afghan president hinting at something? I think it was encouraging what the Afghan president said. He called very specifically for a dialogue with Pakistan, and that's important. For me, that was what was the biggest impression. I mean, certainly both he, Ghani, and Trump talked about how they didn't refer to Pakistan, or Trump didn't refer to Pakistan specifically by name. They did talk about how you have countries providing sanctuaries to terrorists. But with Ghani, I was encouraged and surprised, given how difficult the relationship has been between Afghanistan and Pakistan. The fact that he called for dialogue with Pakistan, I think, is very significant, and I hope that it'll be received well and positively in Pakistan, because there's never been a better time for Afghanistan and Pakistan to cooperate, particularly on issues like cross-border terrorism, better managing the border, to reduce the possibility for terrorist strikes in both countries. सो माइकल कुगलमैन का कहना है कि सदर अशरफ गनी, अफगान सदर की जो स्पीच थी उसमें पाकिस्तान का जिक्र उनको बहुत पॉजिटिव लगा, और ख़ास तौर पर डायलॉग की अशरफ गनी ने जो बात की उसके लिए इस वक्त ये अच्छा मौका है. लेकिन दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने ढके छुपे अल्फाज में पाकिस्तान को उन मुल्कों में शामिल किया जो कि दहशतगर्दों की पनाहगाहें अपनी सरजमीन पर कायम रहने देते हैं. तो जहाँ तक पाक अफगान ताल्लुकात की बात है, कुगलमैन की नज़र में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट का ये मौका था. माइकल, एज ऑलवेज रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट. थैंक यू. Thank you. म्यांमार की कौमी रहनुमा आंग सान सूची की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में न आने का फैसला और रोहिंग्या बहरान पर उनके कौम से खिताब पर मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार की हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मामलात को पुरअमन तरीके से हल करे. नाक़दीन का कहना है कि सूची ने कौम से खिताब में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादतियों को रोकने के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, और राखाइन रियासत में होने वाली तशद्दुद की लहर के बारे में उनकी बेयकीनी हालात बेहतर बनाने में मदद नहीं देगी. ताहम बाज़ तज्ज़ियेकारों के मुताबिक सूची से जो तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं वो भी गैर हकीकी हैं. The authorities in Myanmar must end the military operations, allow unhindered humanitarian access, and recognize the right of refugees to return in safety and dignity. The unhappiness with her speech has a lot to do with unrealistic expectations of what this woman can achieve, who is the civilian leader of the government. But this is not a government, this is not a country where civilian supremacy reigns. ये थे ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट के लैक्स राइफल जो उनकी तकरीर के बारे में अपना रद्दअमल ज़ाहिर कर रहे थे. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने भी म्यांमार की हुकूमत और फ़ौज पर जोर दिया है कि वो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, जबकि बरतानिया की सबसे बड़ी तिजारती यूनियन यूनिसन ने सूची को दिया जाने वाला अपना एक अवार्ड और एजाज़ी मेंबरशिप मनसूख करने का ऐलान किया है. और भूख जैसे आलमी मसले से निपटने में टेक्नोलॉजी किस तरह हमारा साथ दे सकती है, इस पर बात करेंगे कुछ ही देर में. ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला जारी है हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां खलीजी मुल्क कतर की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों के लिए कतर का 30 रोज़ का सियाहती वीज़ा देने के ऐलान के बारे में तफसीली रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं. और लाहौर की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपनी मदद के लिए खुद कैसे खड़ी हो रही है, इसकी भी एक मिसाल हम आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में आगे चलकर. लेकिन पहले देखते हैं दुनिया भर से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में. मेक्सिको में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी, जिससे कम से कम 250 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो गए हैं. ज़लज़ले से मेक्सिको सिटी समेत कई शहरों में इमारतें ज़मींदोज़ हो गईं. ये ज़लज़ला 1985 में मेक्सिको में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले की सालगिरह के रोज आया, जिसमें 10,000 लोग हलाक और 30,000 जख्मी हो गए थे. मरिया नामी तूफान कैरिबियन जजीरों से टकराने के बाद कैटेगरी 4 की शिद्दत से पोर्टोरिको से टकरा गया.
तूफान को पोर्टोरिको की तारीख का सबसे खतरनाक तूफान करार दिया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से 500 शेल्टर्स में 10,000 लोगों को पनाह दे दी गई है। बरतानवी पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते ज़ेर ज़मीन बम धमाके में मुलव्विस होने के शुबे में 5वें शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक गिरफ्तार होने वालों में एक 18 साला इराकी और 21 साला शामी भी शामिल हैं। अब तक किसी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा ये वो तबका है जो आमतौर पे दूसरों के रहमो करम पर होता है। लेकिन सारा, आज हम आपको मिलवा रहे हैं लाहौर के कुछ ऐसे ख्वाजा सराओं से जो अपनी ही नहीं कई और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। किस तरह, आइए देखते हैं। मैं मतलब छोटी सी थी, बहुत प्यारी सी गुबली सी थी, तो क्या घर वाले बहुत प्यार करते थे और मतलब जो मुझे देखता था तो वो बहुत मुझे ज़रूर कम से कम यहाँ से ज़रूर पकड़ता था, इतनी प्यारी थी। जैसे जैसे मैं पढ़ना शुरू हो गई, लोगों को पता चल गया, मेरा स्कूल के बच्चों को, कारी साहब को, मास्टर को, वो मुझे मतलब खुसरा करके कहते थे। जैसे जैसे मतलब टाइम गुजरता गया, फिर मुझे पता चला कि ख्वाजा सरा कोई गाल या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, एक नाम है, एक लफ्ज़ है जो हमारे लोगों का लोग लेते हैं। साइमा नाज लाहौर में ख्वाजा सराओं की आवाज़ है और अपने जैसे दूसरे ख्वाजा सराओं की फलाह के लिए काम करती है। एक फंक्शन पे मैं गई, वहाँ पुलिस ने मैं पकड़ लिया, काफ़ी बदतमीज़ी की, पैसे छीन लिए, ज़्यादती की, तो काफ़ी देर मतलब हमें बिठाई रखा 2 दिन। क्या बताएं आप मतलब डांस क्यों करती हैं? मैंने कहा लड़के भी तो नाचते हैं, तो वो नाचे तो एक आर्ट है, हम नाचे तो ये बुरी बात है। मैंने ये कहा उनसे, तो वो कह रहा तेरी बड़ी ज़ुबान चलती है, ये वो है, तू की ना दी लीडर है। वो इस तरह जब उन्होंने मुझे एक बात मेरे ज़हन में तब की बैठ गई कि हाँ मैं इनका लीडर होना चाहिए मुझे, इसलिए कि इनके पीछे कोई भी नहीं आता। 2 दिन हम वहाँ पे बैठी हैं, एक रात दूसरा दिन था मैं वहाँ पे, कोई हमारे पीछे नहीं है। फिर मैंने सोचा कि इनके लिए कोई काम करने वाला होना चाहिए। बेरोज़गार हैं, उनको यहाँ पर लेके आती हूँ और उनको काम पे लगवाती हूँ, फिर उनका वजीफ़ा भी लगवाती हूँ। उनको दवाइयों को कोई मसला होता है तो वो भी लेके देती हूँ, कपड़ों को कोई मसला होता है ख्वाजा सरों को तो वो भी लेके देती हूँ। अखुवत नामी गैर सरकारी तंजीम के तहत चलने वाले क्लॉथ बैंक में मुखय्यर हजरात की जानिब से कपड़े अतिया किए जाते हैं। कपड़ों की साफ सुथराई और इस्त्री से लेकर पैकिंग तक सब काम यहाँ ख्वाजा सरा ही करते हैं। तैयार किया गया सामान उनके अपने लिए नहीं बल्कि मुआशरे के ज़रूरतमंद तबके के लिए होता है। कपड़े वगैरह होते हैं, जूते वगैरह होते हैं, उनको सही तरीके से पैक करके, अच्छी हालत में पैक करके उनको तो फिर आगे वो उन लोगों तक पहुंचाते हैं। ये इस इदारे का काम है और इन्होंने हमें इसलिए रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे हम आएँ और पैकिंग वगैरह करें और अच्छे। ये सारे हमारे दोस्त हैं, ये सारे ख्वाजा सरा हैं। इस फलाही तंजीम के प्लेटफॉर्म से ये ख्वाजा सरा मुस्तहिक लोगों को कपड़ों, जूतों और बिस्तर पर मुश्तमिल शादी पैकेज भी तैयार करके देते हैं। खुद को नाच गाने की सोहबत से दूर करके इस मुकाम पर पहुंचने वाले ख्वाजा सरा अपने आप को मुफीद शहरी मानने लगे हैं। अखुवत क्लॉथ बैंक एक बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश, लेकिन साकिब जिस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया वो साइमा की ये सोच है कि उनको जब एक ताना मिला लीडर होने का तो उन्होंने उसी ताने को पॉजिटिव अंदाज से लिया और लीडर बन के दिखाया। बिल्कुल सारा, ये बात ही रवैये की है, जितने पॉजिटिव रवैये होंगे माशरे में उतनी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। तो जनाब यहाँ पे एक हम आपको जो अगली पॉजिटिव स्टोरी है हमारी वो है टेक्नोलॉजी के बारे में, वो देखते हैं आफ्टर दिस क्विक लिटिल बम्पर।
अदाद शुमार पे ज़रा गौर कीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में हर साल पैदा होने वाली ग़िज़ा का तकरीबन 30% हिस्सा किसी के मुँह में नहीं जाता और ये तकरीबन 1.3 बिलियन मेट्रिक टन खुराक है जो 70 करोड़ से ज़्यादा भूखे अफराद का पेट भर सकती है। नाइजीरिया में एक शख्स टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी ही ग़िज़ा का कुछ हिस्सा दस्तरखानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे। चौबेरी नामी ऐप के खालिक के लिए अपनी खुराक शेयर करने वाली ऐप बनाने का एक वाज़ेह सबब मौजूद था। हमारे ख़ानदान पर ऐसा वक्त आया जब मेरे वालिद कुछ अरसे के लिए बीमार थे और उनके पास कोई काम नहीं था और मुझे अच्छी तरह याद है हमारे लिए मयारी खुराक का बंदोबस्त करना मुश्किल होता था। कई दफ़ा हमें 1 से 2 दिनों तक अच्छे खाने के बगैर गुजारा करना पड़ा। वो अब इस कोशिश में है कि किसी और बच्चे को उस तकलीफ से ना गुजरना पड़े जिससे वो गुजरे थे। ये वो वाक़यात हैं जिन्होंने मुझे ज़हनी तौर पर मुतासिर किया है और इसका मेरी तालीम पर भी असर पड़ा और मैं हमेशा कहा करता था कि मुस्तक़बिल में मैं इस मसले के हल की कोशिश करूँगा। मैं अपनी सलाहियतों और ज़राए के ज़रिए कोशिश करूँगा कि कोई और इस तकलीफ से ना गुजरे जिससे मैं गुजरा हूँ। जो खुराक अपने इस्तेमाल के तजवीज़ करदा वक्त तक इस्तेमाल ना हो पाए वो फिर भी कुछ अर्सा खाने के काबिल रहती है। इस ऐप से स्टोर मालिकान अपनी बच जाने वाली ग़िज़ा की मालूमात अपलोड कर सकते हैं और खैराती इदारे सस्ती कीमत पर ऐसी खुराक खरीद कर ज़रूरतमंदों तक पहुँचा सकते हैं। मेरे लिए खुराक का हुसूल और अपने ख़ानदान का पेट भरना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे पास काम नहीं है, तो मैं लोगों की मदद से अपने बच्चों को खाना खिला पा रही थी, लेकिन अब मेरे लिए आसानी हो सकेगी। ये ऐप सबके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि मुतल्लिका स्टोर ग़िज़ा की ऐसी चीज़ों को फेंकने के बजाय बेचकर कुछ मुनाफा कमा लेते हैं। तवील मुद्दती मकसद ये है कि इस ऐप को एक बड़े प्लेटफॉर्म में बदल दिया जाए जो ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल कर सके और हमारी सादा सी तजवीज़ है बजाय इसके कि बच जाने वाली खुराक ज़ाया चली जाए, इसे आप खुराक की सप्लाई चेन के ज़रिए नई सिमत में भेजें ताकि वो ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके। ऑस्कर एक्पोनीमो कहते हैं कि सन 2018 तक उनकी ऐप की मदद से 1 लाख खानदानों का पेट भरा जा सकेगा। केविन एनॉक्स के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। दुनिया के बहुत से ही मुल्कों में लोग ऐप्स की मदद से बहुत अहम मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं और आजकल तो जी बच्चे भी स्कूल में कंप्यूटर कोडिंग सीख रहे हैं जिसके जरिए फिर सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। इन्हीं की मदद से स्कॉटलैंड की एक कंपनी ने बच्चों के लिए ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जिन्हें वो खुद प्रोग्राम करके चलना फिरना, डांस करना और फुटबॉल खेलना सिखा सकते हैं। ये जो छोटा सा रोबोट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम है मार्टी। इसे 3D प्रिंटर से बनाया गया है और इसे स्मार्टफोन या कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता है। इस रोबोट की टांगें इसका खासा हैं जिनमें दूसरे रोबोट्स के मुकाबले में कम मोटर्स लगी हुई हैं और इसी वजह से ये मुख्तलिफ तरह की नकलो हरकत ज़्यादा आसानी से कर सकता है। सारा बच्चों के लिए तफरीह के साथ साथ तालीम का जरिया बनने वाला ये छोटा सा रोबोट मार्टी 130 पाउंड का मिल रहा है ऑनलाइन। मतलब अमेरिका और इंग्लैंड के हिसाब से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, पाकिस्तान के हिसाब से है। लेकिन ये एक दिलचस्प बात है कि अब रोबोटिक्स भी आम लोगों की पहुंच में आने वाली फील्ड बन गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मालूमात इसके बारे में मौजूद है। बिल्कुल सारा कंप्यूटर का नॉलेज भी आम होता जा रहा है। ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का रहेगा हमें इंतजार। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पे, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। Presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. Let's move across the Indian Ocean to the Maldives. This is actually the first story I ever did for National Geographic magazine in 2008. And I met Guy Stevens, he's a manta ray researcher, and he had discovered what he reckoned was the world's biggest manta ray feeding aggregation in the world. And the place was called Hanifaru, and he had a major issue. And the issue was the fact that this site was basically about to be developed into a marina.
He asked me to be the first person to photograph his manta rays. And basically, hopefully we're able to use those images to try to raise awareness about this amazing, amazing location there. We had to travel in the southeast monsoon. This is not the Maldives of your honeymoon. It rains, it's dark, the seas are very rough for us to get out to the study site using local boats. The manta rays, they love it, because what happens, there's upwelling. A lot of nutrients push to the surface, and a lot of plankton aggregates, and these manta rays migrate there from all across the Maldives, mainly to feed. Hanifaru Bay is basically this sort of little island on the bottom right, and then you have this sort of weird indentation in the reef. That indentation makes for an incredible plankton trap, and when the tides and the currents are just right, all the plankton gets sucked into this bay and it just gets circulated in this eddy, and it just increases and increases and increases. And this is where the manta rays go. Now, when the plankton concentrations are quite patchy and low, the mantas, they're solo artists. They feed by themselves. Now, imagine you're a manta ray and the food's quite patchy. There's a patch there, there's a patch there, there's a patch everywhere. Now, they can either swim through and feed on the plankton like this, but then they have to go all the way around to come back, and by that time the patch might have moved. So they do somersaults backwards, like a puppy chasing its own tail. They just go around, and because that is the most effective way for them to feed. As the plankton density increases, they start to feed cooperatively. They create these feeding trains where one lines up head to tail. Now, why do they do that? Well, plankton can't exactly swim away from a manta ray, but they can outmaneuver a ray. So the plankton can actually feel the pressure wave of the manta ray as it swims, and they can leap a few centimeters upwards or downwards, and they can leap over the mouth of the ray, and then they tumble down the back. Of course, now all they do is they tumble into the mouth of the next ray, or the next ray, or the next ray. So it's a really efficient way to hunt down your food. Plankton increases. The water gets incredibly cloudy and milky. Hundreds of these guys are aggregating now, and they're basically coming together for something that's called mass feeding, which is when multiple of these feeding chains kind of almost connect, and they create this sort of crazy, in-your-face mass feeding ballet. Freediving here is quite interesting. You have to be careful not to get hit by these guys. They're completely non-aggressive, but they're big, 3.5 meters or 4 meters of a wingspan, and they can knock you out. But most of the time, it's a ballet. You know where they're going to be, they know where you are. And then every once in a while, something weird happens. These sort of ballet dancers turn into drunks. Bumper cars at a country fair, it's just things go nuts, and they start crashing into each other, and something just goes horribly wrong with the choreography. And that's when you're in trouble, because you're sitting underneath them, you're holding your breath, and you're going, oh no. And then you have to swim slalom-wise to get through them without them knocking you on the head, which never been hit by a manta ray, which is, knock on. Is this real wood? Yeah. Knock on wood, great. Manta rays, when the plankton's gone, they leave. And there's a few enterprising rays that have figured out that plankton hides on the seabed. So they go down on the bottom, and they scrape their bellies on the seabed, and all the plankton pops up out of the sand and gets vacuumed up into the manta ray's mouth. So, incredible feeding behavior. This was published, I think, it was either 2008 or 2009, and overnight, Hanifaru and his manta rays were kind of teleported into the offices and homes of millions and millions of people. With the article, a lot of grassroots conservation movements on the ground, and a very fortunate change of government. Hanifaru became a marine reserve that same year, and the president himself actually vetoed the development. So today, Hanifaru is still the place in the world for tourists and divers to come to actually observe this fantastic manta ray aggregation. And it's not a marina for super yachts, which is great. In the Maldives, manta rays are worth way more alive than dead. And I think they bring in millions and millions of dollars in tourism revenue every single year. So as far as the conservation of manta rays goes, the Maldives really are the place to beat these days. VOA, exploring the world around us.